नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करके लेके आए हैं जिसका कारोबार, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कुछ और आंकड़ा देती है, लेकिन मार्केट में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल है वो कुछ और आपस में कनेक्टिंग की बात बिल्कुल ही नहीं करती है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा कंपनी है जो अपनी कारोबार से तो कंपनी कामकाज कर पाती है, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ तक टिकता दिखता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जानने की कोशिश ये करते हैं। कंपनी का नाम है पटेल इंजीनियरिंग। और पटेल इंजीनियरिंग की यदि बात किया जाए तो ये जो कामकाज है जिसमें कि इनके पास चाहे वो हाइड्रो पावर हो, थर्मल पावर हो, इस तरह के पावर प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है। जहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के जिनके पास यदि इसकी बिजनेस मॉडल को देखा जाए जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रियल एस्टेट्स हैं, या फिर कह सकते हैं एसेट्स ऑनरशिप के बाद टेक्नोलॉजी इनोवेशन का काम का करती देखी गई। वहीं पे इनके पास प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके पास देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ग्लोबल वैल्यू इन एक्सलेंस की बात कहती है। और चाहे वो हाईवे के लिए प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो पावर के लिए प्रोजेक्ट हो। यदि प्रोजेक्ट की लिस्ट में देखा जाए इस कंपनी का, तो ये कह सकते हैं कि इनके पास प्रोजेक्ट लिस्ट की कमी नहीं है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट इनके पास ऑनगोइंग चलती देखी गई है, और काफ़ी सारे इनके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल दर्ज करती देखी जिस पर इन्होंने कंपनी ने कामकाज किया है। जब हमने जानने की कोशिश किया तो हमने कुछ डेटाबेस को सामने समझने की कोशिश किया स्किनर की हेल्प से, कि हमने एक ऐसी कंपनी को चूज करके लाया हूँ जो 1000 से 5000 करोड़ की मार्केट कैप हो, जो स्टॉक का प्रेजेंट ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो 20 और उससे ज़्यादा मल्टीपल में ना हो, और स्टॉक की प्राइस भी करीब 20 से 50 रुपए के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो फिलहाल 47-48 रुपए के आसपास देखने को मिला है। यदि कंपनी की बुक वैल्यू से आप देखेंगे तो नियरली अभी भी मार्केट नियर अबाउट द 112% की हलचल क्रिएट किया है। इंटरेस्टिंग वैल्यू से आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। इसके अलावा क्या जो ट्रेंड रहा है वो लगातार ऊपर से नीचे गिरने का सिलसिला बनता नजर आया, तो बिल्कुल कहती है। यदि आप इनकी पिछले एक साल की ग्राफ को देखेंगे तो लगातार इसमें गिरावट 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 रहा है। और गिरावट में ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं कमाए। इसको अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर जी टारगेट क्या है, एसएल कहाँ लगाएं ना लगाएं, ये इसका भी हम लोग एक गोल्डन रूल बताएंगे जहां से हम मार्केट में सस्टेन करने में काबिल हो सकते हैं, सस्टेन करने के काबिल भी हो सकते हैं। जहां तक इनको इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखेंगे तो बिल्कुल ही अंडर वेटेज की बात कहती है। अर्निंग भी अच्छी खासी कमाती है कंपनियां, और डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं देती, लेकिन आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है जो 7 से लेकर के डबल 14% तक की दर्ज करती है। तो प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है कंपनी का वो 36% की कंट्रोल में। डीमेरिट की बात ये है कि कंपनी के 88% से ज्यादा की होल्डिंग जो है वो क्या कर रखे रखा है, प्लेज करके रखा। जबकि कंपनी में यदि आप इन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे, ये डेट टू इक्विटी को देखने की कोशिश करेंगे, तो वो यदि दिसंबर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तब तो ये रिलीवेंट बनता है, अदरवाइज ये सब रिलीवेंट नहीं बनता देखा गया। ओवरऑल इस बिजनेस मॉडल से कंपनी 7% की कमाई को सेव करती है, जो कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में है, जिसमें रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के नंबर के बेसिस पे हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया करके रखा, जो ओवरऑल 7% की कमाई को दर्ज करती देखी गई है। केवल और केवल इतना ही फैक्टर कहते हैं? नहीं जी, कुछ और फैक्टर की हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आखिर इस कंपनी में क्या क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और मार्केट की स्ट्रेटजी कहां तक जाती दिख रही है। अब आती है इसको लेकर के जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां तक टिकती देखी गई है। यदि इनकी रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखेंगे तो कह सकते हैं कि इनका जो सटीकता है वो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा बेसिस को लेकर के जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ती जाती है। जबकि कई बार कुछ ज़्यादा ही रिवेन्यू जनरेट किया, 1300 करोड़ से ज़्यादा किया था। तो अभी उम्मीद कर किया जाता है कि जो दिसंबर का रिजल्ट होगा वो नियरली 1200 करोड़ से लेकर के 1350 करोड़ के बीच में होगा। और यदि ये 1350 करोड़ को टच करके ऊपर निकल जाती है तो शायद मार्केट की जो रेस है वो यहाँ से रिवर्सल का चांस क्रिएट करेगी। क्या करेगी? रिवर्सल का चांस क्रिएट करती नजर आ सकती है।
जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक, और जो कंपनी का जो सेल्स का पार्ट था वो अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई, तो वैसे प्रॉफिट भी करीब 50% तक अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी जो अप ट्रेंड जाहिर थी वहां पे आकर के एक बार डिक्लाइन करती गई, और इसको कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ईयरली उच्च अच्छे खास ऊंचाई के साथ 8% के आसपास क्रिएट करती देखी गई। तो पेयर्स से जब जब कंपेयर करेंगे इस कंपनी को, तो समझ में ये आती है कि जहाँ पे रेल विकास निगम हो, आईआरबी इंफ्रा हो, इरकॉन जैसी कंपनी है, तो यहाँ पे उन कंपनियों के आगे इनमें निवेशकों का इंटरेस्ट बिल्कुल ही खाली खाली सा दिखता है। खाली के पीछे वजह क्या हो सकता है? क्या ऑर्डर बुक कम है कंपनी के पास, या बिजनेस खत्म हो चुका है कंपनी के पास? क्योंकि अल्टीमेटली एक डिमेरिट तो बात कहती है, वो डिमेरिट कहता है प्रमोटर कंट्रोल को लेकर के, जिसमें से प्रमोटर ने अपनी ज्यादातर होल्डिंग को क्या करके रखा है, प्लेज करके रखा है। नेट इनकम मार्जिन ये कहती है 7%, तो बाकी कुछ कंपनी ऐसी भी है जहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है बेसिकली, ये कहती है मतलब 6%। तो यदि हम इरकॉन की बात करें तो इरकॉन का है 8%, तो इनका यदि एनसीसी का काम है तो ये भी 4%। तो नियर अबाउट कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर्विस से डील करती देखी गई उसका नियर अबाउट द सेम है, अर्निंग परसेंटेज सेम है, पर निवेशकों का जो क्राउड है वो कम है, और अर्निंग जो पर शेयर के मुताबिक जो मार्केट में भीड़ है वो भी काफी कम दर्ज करती देखी गई। अगली सिचुएशन कहते हैं कि निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट कैसा था, और रिस्क फैक्टर को लेकर कंपनी के में कर्ज जो था, कर्ज जो फंड लिया, कर्ज लिया, वो सब कहाँ गया? तो ये कहते हैं कि इनके पास फिक्स सेट्स और इन्वेस्टमेंट और अदर सेट्स के अंदर दर्ज करती देखी गई है। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है करीब करीब 4.5 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। निवेशक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां एफआईडीआई की होल्डिंग में, जहां दिसंबर तक डेटाबेस के मुताबिक एफआईआई ने अपनी होल्डिंग करीब इंक्रीज किया था, तो वहीं जो डीआई था उनका होल्डिंग नियर अबाउट सेम रहा था। आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग करीब 50% के आसपास रही थी। तो अल्टीमेटली आम निवेशकों से किसने खरीद लिया? एफआईआई ने खरीद लिया। और कुछ नाम यदि शामिल किया जाए तो एक नाम शामिल है जिनके पास करीब 1-1.5% की होल्डिंग बहुत दिनों से देखने को मिला है। इनकी रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखते हैं तो 12 फरवरी इसके लिए एक टाइम है जहाँ पे मार्केट कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करेगी, और यदि खानो कान खबर मिली तो शायद मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस बैक क्रिएट कर पाएगी। इसके अलावा उस लास्ट क्वेश्चन को भी लेंगे जहाँ पे टारगेट और अचीवमेंट की बात हम करते हैं, जहाँ पे रिस्क के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में रिस्क काफी ज्यादा दर्ज करती दिखी है रिवार्ड के प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के। लेकिन यदि हम टारगेट बेस की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टारगेट क्या करूं, एसएल क्या करूं, दोस्तों इसके लिए सिंपल से गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में जहां भी मौका मिले अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने पैसे को बनाने के लिए, तो वहां पे क्या करना चाहिए? उसको टारगेट मीन्स एक्सपेक्टेशंस, हम कितने परसेंट रिस्क के साथ मार्केट में कमाने की सोच रहे हैं, और एसएल का मतलब हम कितने परसेंट रिस्क के साथ अपने कैपिटल को बचाने में सक्षम हैं। ये दोनों चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और यदि हम इन गोल्डन रूल को याद रख के मार्केट में रहते हैं तो मार्केट में जगह भी क्रिएट कर पाएंगे, और फ्यूचर के लिए जो फ्यूचरिस्टिक्स ग्रोथ है वो भी हम कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।